और अब राजस्थान की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी रणनीति साफ करने के बाद बीजेपी ने अब राजस्थान को लेकर अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है और इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में हैं, जहां वो पार्टी नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी 4 से 5 सांसदों और मंत्रियों को मैदान में उतार सकती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नाम इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ये कहा भी गया है कि वो राजस्थान के लिए अपनी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उन्हें जल्द ही सामने लेकर आएगी। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह राजस्थान से जुड़ गई हैं। हर्षा, हम जानते हैं कि बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से, अपने एक्सपेरिमेंट से सबको चौंकाती है और इस बार मध्य प्रदेश में जिस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है, जिस तरह से दिग्गजों को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है, माना जा रहा है कि राजस्थान में भी उसी तरह की रणनीति बीजेपी अपना सकती है। किस तरह की सियासी हलचल आप देख रही है और कितना असर इससे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये आप जो कह रहे हैं कि अमित शाह इसमें मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है और बिल्कुल सही है कि बीजेपी जो है एमपीज को और मिनिस्टर्स को भी राजस्थान में उतार सकती है। ये सुनने में आ रहा है कि खासकर जो मुश्किल सीटें हैं, जैसे पोखरण की सीट है, वहां पर हो सकता है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो उनको जोधपुर से थोड़ा सा वेस्ट भेजकर उनको पोखरण से लड़ाया जा सकता है। सीकर की सीट है, सुमेधानंद जी वहां पर जीत चुके हैं, सक्सेसफुल एमपी रहे हैं, उनको हो सकता है दाता रामगढ़ वो लड़वा दें। फिर जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान बहुत ही अहम है और अगर किरोड़ी को राज्यसभा से हटाकर कहीं ईस्टर्न राजस्थान में लड़वाते हैं तो वहां पर अच्छा असर पड़ेगा मीना वोट बैंक के। सिर्फ उनकी सीट नहीं, लेकिन पूरा जो एरिया है वहां पर अच्छा असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न राजस्थान में पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है और सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ईस्टर्न राजस्थान है, क्योंकि वहां पर 2 अहम वोट बैंक है, एक मीना वोट बैंक, एक गुर्जर वोट बैंक। दोनों वोट बैंक पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए थे। गुर्जर वोट बैंक इस उम्मीद में कि सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मीना वोट बैंक क्योंकि वो ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स रहे हैं। अब अशोक गहलोत ने एक नैरेटिव तैयार किया है ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट का। ईस्टर्न कनाल का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए वहां पे वो संजीवनी का काम कर सकती है, 13 जिलों में पानी ला सकती है। लेकिन अशोक गहलोत और यहां पर जो राज्य सरकार है उनका कहना है कि केंद्र सरकार हमें इसके लिए पैसा नहीं दे रही है, बहुत बड़ा इसके लिए पैसा चाहिए, बहुत बड़ी राशि चाहिए और हमको केंद्र से ये राशि नहीं मिल रही है, ना ही केंद्र इसकी स्वीकृति दे रही है उसको एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए। तो ईस्टर्न राजस्थान एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी हो सकती है कि किरोड़ी लाल को आप वहां से लड़वा दें, उसके बाद में उथल पुथल होएगा, आप दोबारा नए चेहरे ला सकते हैं एमपी के लिए। साथ ही जब आप इतने सीनियर लीडर्स को यहां पर उतार देंगे, दिया कुमारी का भी नाम चल रहा है कि वो या तो जयपुर में या कहीं अजमेर की कोई सीट से लड़ सकती हैं, तो जब इतने बड़े बड़े नेता आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री के कई दावेदार, कई फेस हो जाएंगे। बिल्कुल। और बीजेपी यही चाहती है, वो नहीं चाहती है कि एक फेस यानी वसुंधरा फैक्टर को वो प्रोजेक्ट करे। वो चाहती है कि जितने ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे उनकी फायदा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और फिर ये सामूहिक नेतृत्व का जो फॉर्मूला है, इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टी चुनाव लड़ती है, ना कि चेहरा। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी का किस तरह का असर जो है वो दिखा रहा है। हर्षा, आप बने रहिए यहाँ पर। और एक खबर है जो राजस्थान से ही निकलकर आ रही है। संसद में अपशब्द कहने वाले सांसद जो है रमेश बिदूड़ी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल उन्हें राजस्थान के टोंक में चुनाव के लिए बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। ये इलाका कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सचिन पायलट के प्रभाव वाला है। बीजेपी की रणनीति यहाँ सचिन पायलट को घेरने की है और इसकी जिम्मेदारी रमेश बिदूड़ी को सौंपी गई है। और साथ ही बीजेपी ने अपने तेज तर्रार सुखबीर जौनपुरिया को भी टोंक से मैदान में उतारा है। तो हर्षा, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि हम जानते हैं कि रमेश बिदूड़ी को लेकर एक तरफ विपक्ष जो है लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है और यहाँ पर बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप रही है टोंक की। तो इसे किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि इससे आलोचना भी होगी पार्टी की? जी बिल्कुल, देखिए जो 44 नेता हैं उनको जिलों की जिम्मेदारी दी चुकी है और इसमें बिदूरी भी शामिल है। और आपको उसके उदाहरण के तौर पे बता दें कि जैसे सुनील जाखड़ हैं, तो उनको नाम मेरे को भी पढ़ा नहीं आ रहा है, लेकिन उनको भी जिम्मेदारी दी गई है और काफी ऐसे 44 नेता हैं जिसमें बिदूरी भी है।
अरुण असीम को फॉर एग्जांपल कोटा देहात दिया गया है। तो उत्तराखंड में जो उपाध्यक्ष है कुलदीप कुमार, उनको भी एक जिम्मेदारी 12 की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन सब नाम जो है 44 नेम्स में सबसे इंपॉर्टेंट नेम है रमेश बिधूरी का। अब बिधूरी को जो सीट जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। टोंक है, गुजर बाहुल्य इलाका है, रमेश बिधूरी गुजर नेता है। उनके सामने उस सीट में है सचिन पायलट। सचिन पायलट जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो गुजर वोट बैंक था वो इस उम्मीद में पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था, ये सोच के कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो भी 9 एमएलए को, उम्मीदवारों को टिकट दिया बीजेपी ने, एक भी नहीं जीत के आया। तो आप सोचिए कि एक भी गुजर एमएलए बीजेपी के पास आज की डेट में नहीं है जी। इसलिए गुजर वोट बैंक, अहम वोट बैंक को अपने ओर खींचने के लिए ये एक टैक्टिक है, स्ट्रेटेजिस्ट है। और उन्होंने सीधा सचिन पायलट के सामने उतारा है, जो सचिन एक गुजर लीडर के नाम से मतलब प्रसिद्ध है। एक तरह से वो गुजर्स उनको अपना नेता मानते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ हर्षा उतारा है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कम्युनल पोलराइजेशन, जी मैं एक मिनट आपको बता दूं, जो आप कम्युनल पोलराइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, टोंक में भी बहुत सारे माइनॉरिटी की वोट बैंक है। तो अगर पोलराइज होएगा वोट तो किसके फायदे में रहेगा? तो ये दो चीजें हैं गौर करने के लिए। हाँ बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? बिल्कुल हर्षा, यही जानकारी मैं आपसे लेना चाह रही थी। जिस तरह से आपने बताया कि गुर्जर बहुल इलाका है, रमेश बिधूरी गुर्जर समाज से आते हैं, तो कोशिश यही रहने वाली है कि यहाँ पर सचिन पायलट को उस इलाके से ज्यादा आगे बढ़ने ना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो फिलहाल आज अनंत चतुर्दशी है और आज गणपति बप्पा को विदाई भी दी जा रही है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की खास धूम रहती है और आज गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर उतरे हैं। हम सीधा चल रहे हैं मुंबई, जहां पर हमारे सहयोगी सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, आज 10 दिनों का उत्सव जो है खत्म होने जा रहा है, तो बप्पा को विदा करते वक्त लोग थोड़ा भावुक भी होंगे। बिल्कुल अदिति, गणपति बप्पा की 10 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद आज विदाई का अवसर है। और देखिए किस तरह से जो भक्तगण हैं, गणेश भक्त हैं, बड़ी संख्या में सड़कों पर उमड़ चुके हैं। और ये जो सामने आप विशाल मूर्ति देख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति है। परेल में है हम इस समय, और परेल में गणेश गिल्ली, जो कि मुंबई के राजा कहे जाते हैं, उनकी जो है शोभा यात्रा यहाँ से निकली है अपने मंदिर से। और ये अब विदाई के लिए, विदाई स्थल यानी कि विसर्जन के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और विदाई की भी देखिए धूमधाम है। हालांकि लोगों की आंखें नम रहती है, लोग थोड़े से दुखी रहते हैं, क्योंकि 10 दिन तक लोग पूजा अर्चना करते हैं और फिर आज के दिन अचानक से विदा करना होता है। आप क्या कहेंगे? आप गणेश जी को यहाँ पर देखने आई हैं, 10 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं और फिर आज के दिन विदाई करनी होती है, क्या भाव होता है मन में? बहुत अच्छा भाव होता है मन में। एक ये रहता है, बहुत रोने आता है जब बप्पा जाते हैं तब होता है। हाँ, आपने पूजा अर्चना की, क्या मांगते हैं आप लोग गणेश जी? सब कुछ भगवान दे देता है। आप दिखाई पड़ रहा होगा, लोग अपने मोबाइल से भी यहाँ पर शूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कितना जोश उमंग है, साथ में दुख भी है लोगों के कि विदाई हो रही है। क्या आप लोग चाहते हैं कि गणपति बप्पा ऐसे ही हमेशा रहे साथ में? गणपति बप्पा ऐसे ही हमेशा साथ में रहे, ऐसा आप लोग चाहते हैं? हमेशा ही साथ में रहने चाहिए। ये है तो लालबाग की शान है। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। दरअसल गणपति बप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या। आज दरअसल वो दिन है जब 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद गणेश जी को विदा किया जाता है। तो लोगों के मन में यही भाव होता है कि सभी को सुख संपत्ति और शांति मिले और आप अगले बरस फिर से जल्दी आइए, ताकि हमें पूजा करने का फिर से अवसर मिले। लोग खुश भी होते हैं, लेकिन बड़े ही एक तरह से कह सकते हैं कि दुखी भाव से, एक बड़े भारी मन से लोग गणपति बप्पा को विदा करते हैं। लेकिन जो तस्वीर होती है आज के दिन मुंबई शहर की, वो बहुत ही देखने लायक होती है। पूरे शहर में जहाँ भी गली नुक्कड़ आप सड़क पर जाएंगे, इसी तरह का भक्ति भाव दिखेगा, लोग दिखेंगे। एक तरह से भक्तों का जनसागर जो है कि उमड़ा रहता है गणेश जी को विदा करने के लिए। और हर जगह इसी तरह से विशाल गणेश मूर्तियाँ अपने मंजिल की तरफ यानी कि विसर्जन स्थल की तरफ पहुँचती रहती है। और मुंबई पुलिस भी इसके लिए चौकन्ना होती है। 25,000 के जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं, CCTV के जरिए, ड्रोन के जरिए, ताकि कोई भी ऐसा कोई अवांछित असामाजिक तत्व है इस मामले इसमें गड़बड़ी न पैदा कर सके। और सभी की एक ही कामना होती है, विघ्न हरता है गणेश जी, तो गणपति बप्पा सभी को सुख संपत्ति और शांति दे। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले बरस तो जल्दी आके साथ गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है।
आगे बढ़ रहे हैं, मणिपुर की बात करते हैं, जहां पर तनाव एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 2 छात्रों की अपहरण के बाद हत्या को लेकर फिर से कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है और इसके बाद राज्य सरकार ने कल इम्फाल पूर्व और पश्चिम में अब कर्फ्यू लगा दिया है। पिछले 2 दिनों से राज्य में छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दौरान 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इधर 2 छात्रों की हत्या की जांच के लिए स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर के नेतृत्व में सीबीआई अधिकारियों की एक टीम कल ही मणिपुर पहुंच चुकी है और जांच शुरू की जा चुकी है। राज्य में एक बार फिर से मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी जो है वो लगा दी गई है और ये बैन 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान सुनवाते हैं। एक वायरल वीडियो आया, पिक्चर आया कि वो दोनों का डेड बॉडी का फोटो दिखा के, तो उसी से थोड़ा स्टूडेंट बॉडी लोग यहाँ पे थोड़ा ह्यू एंड क्राई कर रहा है, क्योंकि हम लोग भी है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बॉडी, हम लोग भी बहुत आफ्टर वो सीन देखने के बाद में हम लोग को बहुत दुखी हुआ है और हाईली कंडेमनेबल एक्ट है तो जो कुकी मिलिटेंट ने किया है। और हम ये पब्लिक को, मणिपुर प्रजा को ये वाचन देता हूँ कि जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है, उसको हम सजा देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सजा देने की बात कर रहे हैं, दोषियों को नहीं बख्शने की बात कर रहे हैं। ताजा हालात कैसे हैं वहां पर, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। मणिपुर में पिछले 2 दिनों से फिर से जो एस्केलेशन हुई है प्रोटेस्ट में, इसके चलते अब मणिपुर में इम्फाल में कर्फ्यू चल रहा है। कल भी हमने देखा कि जो गुस्साए छात्र हैं उन्होंने जुलूस निकाला, उन्होंने एजिटेट किया और इसके बीच वहाँ पे झड़प भी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे चेस किया स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स की ओर से जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनके ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत बेरहमी से, बहुत बुरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो स्टूडेंट्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स अनआर्म्ड हैं। तो इसको लेके एक आक्रोश बन रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट्स की डिमांड ये है कि जो फोटो वायरल हुआ था 2 जो स्टूडेंट्स, उनके डेड बॉडीज़ के, उनके बॉडीज़ को जल्द से जल्द ढूंढ के निकाला जाए और जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये कांड किया था उनको सजा दी जाए। इसके लिए सीबीआई की टीम मणिपुर पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम इस केस को देखेगी और भी कुछ केसेस को सीबीआई वहाँ पे मणिपुर में इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस बीच राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट को बैन करके रखा है अक्टूबर के 1 तारीख तक। स्कूल भी बंद हैं और कल तक स्कूल्स बंद रहेंगे, आगे भी एक्सटेंशन हो सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो फिर से एक माहौल गर्मा चुका है वहाँ पे और सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पुलिस की सूत्रों के मुताबिक ये खबर लग रही है, मगर धीरे धीरे से हम देख रहे हैं कि फिर से एक जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। और राज्य सरकार की माने तो कल मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कांस्टेंट टच में हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिश कर रही है ये जो परिस्थिति है इसको जल्द से जल्द शांत किया जाए।